यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो मैं आज डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्या क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यूपी पुलिस में आपके लगभग 25 से 26 सवाल या 28 सवाल आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। गणित के जो सवाल आते हैं वो लगभग 27 से 28 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल आपको मिलेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं। गणित और रीजनिंग को मिला के कुल मिला के आपके जो सवाल बनेंगे वो मिलेंगे 80। कितने होंगे? 80। 80 में से 55 क्वेश्चन, लगभग 56 क्वेश्चन आपको केवल रीजनिंग के मिलेंगे। 55 से 56 क्वेश्चन केवल किसके मिलेंगे? रीजनिंग के। बाकी जो बचेंगे 25 क्वेश्चन वो आपके किसके मिलेंगे? गणित के। गणित के जो सवाल आएंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं आते हैं। गणित के जो सवाल आते हैं वो आधारभूत ही सवाल आते हैं, बेसिक सवाल आते हैं। आपको अच्छे से समझ हो हर चैप्टर की, उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए, और थोड़े से अच्छे लेवल के भी सवाल आपको आने चाहिए, तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। दो काम करना है आपको। पहला, जो क्वेश्चंस मैं नोट करवाऊं या जो भी चीज़ें मैं क्लास में पढ़ाऊं उसे आपको क्या करना है? अपनी एक नोट्स बनानी है, उसमें नोट करना है। जो क्वेश्चंस हम बोल के कराएं उनको जरूर क्वेश्चन आपको नोट करना है अपनी नोट्स में, और आपको उनको रिवीजन करते रहना है। और आपके पास जो भी किताब हो एक्स्ट्रा या प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये दो काम अगर आप करते रहेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। अगर हम बात करें गणित के सिलेबस की, तो आज हम लोग सिलेबस की ही चर्चा कर ले रहे हैं। देखो, आपके अगर गणित में देखा जाए जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें लगभग 12-15 चैप्टर के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको आप अपनी जो भी नोट्स बना रहे हो उसके पहले वाले पृष्ठ पर ही लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या क्या पढ़ना था, हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और हमें क्या क्या आगे पढ़ना है। सबसे पहले जो आपका है पहला चैप्टर वो आपका है संख्या पद्धति। कौन सा है? संख्या पद्धति। ठीक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है दशमलव तथा भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये आपका दूसरा चैप्टर है, दशमलव और भिन्न। जो तीसरा चैप्टर है आपका वो है सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तीसरा चैप्टर आपका कौन सा है? सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। जो चौथा चैप्टर है वो है आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब जिसको आप बोलते हो एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ला, या एलसीएम एचसीएफ ही लिख दे रहे हैं। ठीक, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ आपका आ जाएगा। तो ये चार चैप्टर आपको अगर मैं कहूं तो ये सारे नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं। बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको हर एक चैप्टर पे काम आएंगे। आप कोई भी गणित में चैप्टर पढ़ेंगे तो इनको आना, आपको इनको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं का यूज होने वाला है। पांचवा जो चैप्टर है आपका वो है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। ठीक, अनुपात एवं समानुपात। जो छठा चैप्टर है उसमें लिखा है भागीदारी। तो भागीदारी लिखा जाए, चाहे साझेदारी लिखा जाए, चाहे पार्टनरशिप लिखा जाए, ठीक है, वो बात एक ही है। तो आपका मैं भागीदारी लिखवा दे रहा हूं या साझेदारी लिखवा दे रहा हूं। ठीक, साझेदारी, ये आपका है छठवां चैप्टर। ठीक, कौन कौन से हैं? संख्या पद्धति, दशमलव और भिन्न है, सरलीकरण है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात एवं समानुपात है, और साझेदारी है। अगला जो है आपका सातवां चैप्टर वो है प्रतिशत। ठीक है, क्या लिखा है?
प्रतिशत, तो लिख लो प्रतिशतता, ठीक, प्रतिशतता या प्रतिशत। जो 8वां चैप्टर है वो है लाभ हानि, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका 8वां चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका 9वां चैप्टर है वो है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। जो आपका 10वां चैप्टर है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। जो आपका 11वां चैप्टर है वो है औसत। क्या है? औसत। 12वां चैप्टर आपका है काम तथा समय। काम तथा समय। अब जैसे काम तथा समय केवल इतना ही लिखा है, पर काम तथा समय में आपको 2 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे, है ना। एक वर्क एंड वेजेस करके आता है, काम और मजदूरी, और एक आपका नल और टंकी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 2 क्वेश्चन, 2 चैप्टर आपके और पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आपके जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, उसमें केवल क्या लिखा है? काम तथा समय, ठीक। जो आपका 13वां चैप्टर है वो है समय और दूरी। क्या लिखा है? समय तथा दूरी, या चाल समय दूरी भी आप लिख सकते हो। तो लिख लो चाल समय तथा दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब जो चाल समय दूरी है इसमें आपको केवल 1 चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। एक तो टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा नल टंकी, सॉरी रेलगाड़ी, ट्रेन, और तीसरा नौधारा। तो 3 चैप्टर आपको किस में पढ़ने पड़ेंगे? आपको चाल समय दूरी में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। इसके बाद 14वां चैप्टर है मेंसुरेशन, या इसको आप लिख दो क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति, ठीक। 14वां चैप्टर आपका कौन सा है? क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में भी आपको पता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D आकृतियों में जैसे आप त्रिभुज पढ़ोगे, वर्ग पढ़ोगे, जितने भी चतुर्भुज हैं वो पढ़ोगे, आयत, समचतुर्भुज, समलंब, वृत्त, ये सारे आप पढ़ोगे 2D में। और 3D में क्या पढ़ोगे? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, इन सबको हम पढ़ेंगे किसमें? 3D में। तो क्षेत्रमिति आपका एक चैप्टर हो जाएगा। और जो 15वां चैप्टर है वो है DI। क्या है? DI, आंकड़ा अनुलग्न जिसको बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI, ठीक। तो इसको लिख लो। इसमें दिया है सारणी और ग्राफ का प्रयोग, तो उसी को हम बोलते हैं DI। तो आपके सिलेबस का ही लिख दे रहे हैं, सारणी एवं ग्राफ का प्रयोग। और जिसमें सारणी और ग्राफ का प्रयोग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? DI बोलते हैं। अब सारणी और ग्राफ में आपको 5 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पाई चार्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां एक वृत्त बना देगा, दंड आरेख के क्वेश्चन मिलेंगे, सार्डियन के क्वेश्चन मिलेंगे, पाई चार्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सारे आपको मिलेंगे किस में? सारणी एवं ग्राफ के प्रयोग में। तो कुल मिला के आपके सिलेबस में केवल यही 15 चैप्टर का नाम दिया है जो ऑफिशियल आपका सिलेबस दिया है UPPRB या उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जो आपके लखनऊ के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, उसमें यही 15 चैप्टर आपके पढ़ने हैं। समझ आई बात? और लास्ट में आपको दिया है अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। तो मतलब यह है कि जो आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, गणना से आधारित या जो लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, वो आपको करने हैं। तो मोटा मोटा यही 15 चैप्टर हैं जो हमें क्या करना है? पढ़ना है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ कि सिलेबस क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है, हमें तैयार क्या करना है, सारी बातें हमें पता होना चाहिए।
चलिए, हो गया, सिलेबस नोट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, संख्या पद्धति, और फिर ऐसे ही हम क्रमवाइज चीज़ों को पढ़ते आएंगे। ठीक, तो आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संख्या पद्धति। तो हेडिंग लगा दो भाई, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक, संख्या पद्धति। चलिए, संख्या पद्धति क्या है, तो संख्याओं के बारे में हम लोग जानकारी यहां प्राप्त करेंगे कि संख्याएं क्या हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, किन संख्याओं का क्या प्रयोग है और वो संख्याएं कैसे बनी है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संख्या पद्धति में अगर हम बात करें संख्याओं की, किसकी बात करें, संख्याओं की, तो जो आपकी संख्याएं होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक होती है आपकी वास्तविक संख्या और दूसरी कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको आप वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो, जिनको आप नंबर लाइन पर क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। और जिनको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं। आपके सिलेबस में काल्पनिक संख्याएं नहीं है, है ना। आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या का एक चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पे क्या होता था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला के संख्याएं बनाई जाती थी। वहां आपने आई शब्द देखा होगा, 2i 3i, उसको आयोटा बोलते थे, और आई इक्वल टू होता था अंडर रूट माइनस का 1। तो हम जब पढ़ेंगे तो बता देंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है। तो ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। अब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये भी दो भागों में बटी होती हैं। कितनी भागों में, दो भागों में। कौन कौन सा, तो एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो एक हो जाएगा आपका परिमेय संख्या और दूसरी कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्या और एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों में क्या है संबंध, तो परिमेय का मतलब है वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब जिनको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय। और वे संख्याएं जिन्हें आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। समझ आई बात। अब जब आप परिमेय संख्या की बात करेंगे तो परिमेय संख्याएं कई सारे प्रकार की होती हैं। ठीक, परिमेय संख्याओं में कई सारे प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक, और अपरिमेय संख्या में, तो अपरिमेय संख्या में केवल एक ही प्रकार की संख्या होती है, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, और रूट के अंदर हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। अभी हम इनके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम एक माइंड मैप बना रहे हैं कि हमें संख्या के बारे में क्या क्या पढ़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यह संख्या आ जाएंगी, जैसे अंडर रूट 2 लिख दिया गया। अब अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो कोई निश्चित मान नहीं होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। 1.71 से निकालते जाओगे तो आपको इनफाइनाइट तक ना तो अपने आप को रिपीट करेंगी और ना ही कभी कटेंगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो इसमें बहुत सारी संख्याएं आएंगी। वैसे तो आता है पूर्णांक, इसमें क्या आता है, पूर्णांक आता है। अब जब आप बात करोगे पूर्णांक की तो पूर्णांक भी 3 प्रकार का हो जाएगा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्या की। किसकी बात करेंगे, प्राकृतिक संख्या की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सम संख्या, विषम संख्या। समझ रहे हैं कि नहीं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक यहां लिख दो आप। चलो, सम संख्या विषम संख्या तो पढ़ाएंगे ही, बहुत सारे प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी। भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है, अभाज्य संख्या हो जाएगी।
मतलब ये बाकी जितने प्रकार की संख्या है वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? अब हम बात करेंगे संख्या की और बात करेंगे सबसे छोटी संख्याओं से आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको। देखो, बात करें अगर हम संख्याओं की, तो संख्याएं कितने प्रकार की, कौन कौन सी? काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ना उसे आपको पढ़ना है, ना वो आपके सिलेबस में है। बात करें वास्तविक संख्या की, तो जो वास्तविक संख्याओं का मतलब जिनको आप संख्या रेखा पर क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की बढ़ जाएंगी। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जिन्हें अंश बटा हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब किन्हें नहीं कर सकते? जैसे पाई है, ठीक है, पाई रेडियन, तो पाई का मान 22/7, ये भले आप मान लेते हो पर आप जब निकालने जाओगे तो एक्चुअल में 3.141 करके ऐसे कुछ आता है, ठीक है, तो वो कह सकते हो कि आप परिमेय संख्या नहीं है। रूट में कोई संख्या लिखी है तब भी वो परिमेय संख्या नहीं है। फिर जो बाकी बचती है परिमेय संख्या, उनको हम पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धन, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हमें पढ़ना क्या क्या है? तो पढ़ना यही है। कोई दिक्कत? संख्याओं के बारे में पहले आज हम संख्याओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। कल आपको फिर विशेष प्रकार के जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इकाई अंक निकालना, शून्यांकों की संख्या निकालना, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन बनता है, शेषफल प्रमेय से वो निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें? नंबर सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले संख्याओं के बारे में। चलिए, तो ये नोट हो गया आप लोगों का? नोट हो गया हो तो आगे बढ़ें। अब आपको सारी बातें समझ में आएंगी और आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें संख्याओं की, तो संख्याएं क्या होती हैं? तो आप कहोगे वे चिन्ह या प्रतीक, वे चिन्ह या प्रतीक जिनका उपयोग आप गणना करने में करते हो। क्या करने में? गणना में। भाई संख्या आप किस उपयोग में लाते हो? चीजों को गिनने के लिए तो संख्याओं का विकास किया गया। तो आप हेडिंग लगा लो संख्या और उसकी परिभाषा लिख लो। संख्या लिखो, संख्या। तो संख्या क्या होती है? लिखो वे चिन्ह या प्रतीक, या प्रतीक, सिंबल, जानते हो ना। अब संख्याएं आप बहुत तरह से लिखते हो कि नहीं? भाई अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं तो ये भी तो एक संख्या है। आप कभी कभी रोमन अंक में लिखते हो कि नहीं? ऐसे, इसको भी संख्या मानते हो। कभी कभी ऐसे लिख देते हो तो ये भी क्या है? संख्या है। तो आप कैसे भी बनाओ, बस उनका उपयोग किस में होना चाहिए? अगर मैं एक लिख दिया तो ये भी तो एक संख्या ही है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? और संख्या क्यों है? किनका यूज आप किस में कर रहे हो? गणना में कर रहे हो, क्योंकि चीजों को गिनने में कर रहे हो, इसलिए संख्या है। समझ आई बात? तो परिभाषा में क्या लिखोगे? वे चिन्ह या प्रतीक जिनका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। गणना तो जानते हो ना, गिनना, गणना करने में किया जाता है। क्या कहलाती हैं? संख्या कहलाती है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या क्या है तो क्या बताएंगे आप? वे चिन्ह या प्रतीक जिनका उपयोग हम किस में करते हैं? गणना में करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब अगर हम बात करें संख्याओं की, तो संख्याएं जो बनी है वो अंकों से बनी है। किन से बनी है? अंकों से। जैसे आप कोई भाषा सीखते हो तो आप कहते हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि भाषा अगर बनी है तो कहीं ना कहीं छोटी इकाई से ही तो बनी होगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी कि नहीं? जब आप भाषा सीखते हो तो कहते हो भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो कहलाती है ध्वनि। क्या कहलाती है? भाई कोई आवाज आई होगी तभी तो कोई भाषा का विकास हुआ। और अगर उसी भाषा को या उसी ध्वनि को हम लिख दें तो वर्ण कहलाते हैं।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना। अगर ध्वनि है तो ध्वनि होती है, नहीं तो वर्ण आप कहते हो कि नहीं। तो जो भी आपने ध्वनि निकाली उसी को आपने क्या किया, कोई अक्षर बना दिया, किसी लिपि में लिख दिया। अब लिपियां हजारों प्रकार की होती हैं। आप देखो देवनागरी लिपि में, हिंदी में, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हर एक प्रकार के देखोगे। इतने सारे देश हैं, इतनी सारे, अपने ही देश में देखो 22 भाषाओं को तो मान्यता हमने दे रखी है भाई, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को, और उसके अलावा कितनी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, है ना। जो बहुत सारी बोलियां होती हैं, 18 तो बोलियां हिंदी में ही हैं। कितनी बोलियां 18 हिंदी में, कितनी बोलियां हैं, तो एक भाषा में 18 बोलियां हैं, लगभग 500 कुछ भाषाएं हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप कहते हो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। तो वैसे ही आप गणित पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या पढ़ रहे हैं। तो गणित की भी तो कोई छोटी इकाई होगी, मूल इकाई होगी, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो गणित की जो मूल इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो गणित की मूल इकाई क्या होती है, अंक, और अंकों से ही मिलकर क्या बनी है, संख्या बनी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप कहते हो वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। तो वैसे ही अंकों से मिलकर क्या बनती हैं, संख्या। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी, अंक की। किसकी बात करते हैं, अंक की। इसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं भैया, डिजिट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नंबर। ठीक। अब डिजिट क्या है, तो मैंने सीधा सीधा कह दिया कि डिजिट का मतलब क्या होता है, गणित की मूल इकाई। गणित की जो मूल इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। गणित की मूल इकाई क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, लिखोगे तो वही डिजिट ही ना, कि कुछ और लिखते हो, नहीं लिखते ना। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें अंकों की, किसकी बात करें, तो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, अंकों की कुल संख्या 10 होती है। कुल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। 9 से कम है, 9 से ज्यादा, और यही 10 अंक आपकी पूरी की पूरी गणित में यूज होते हैं। वो 10 अंक कौन कौन से हैं, तो 0 से लेके 9 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए 10। और यही 10 अंक जो है वो गणित की क्या कहलाती हैं, मूल इकाई। गणित के मूल इकाई क्या कहलाते हैं, अंक। और अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। समझ आई बात, बोलिए। अभी बात करें अगर हम 10 अंकों की, तो 10 अंकों में सबसे पहले कौन से अंक खोजे गए थे या उपयोग में आए थे, तो सबसे पहले जो अंक उपयोग में आए या खोजे गए वो कौन से थे, 1 से लेके 9 तक के अंक थे। और 0 की खोज कहां हुई, भारत में हुई, और 0 की खोज बाद में हुई। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो अंक प्रयोग में लाए गए वो कौन से थे, 1 से लेके 9 तक के थे। और इनकी खोज अरब वासियों ने किया, इसलिए इसे अरेबियन अंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरेबियन अंक कहते हैं। और भारत की खोज आपको पता है कहां हुई, सॉरी 0 की खोज कहां हुई, भारत में हुई, इसलिए इसे इंडियन अंक कहते हैं। 0 का सिद्धांत किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया आपका भारतीय अंक या इंडियन अंक। तो ये जो डिजिट हैं, इन डिजिट को और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इंडो अरेबियन अंक। ये हो जाएगा इंडो अरेबियन अंक। इनको क्या कहते हैं, इंडो अरेबियन अंक भी कहते हैं हम लोग। बात समझ आई, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए एक बार फिर से बता दीजिए, संख्या किसे कहते हैं, तो वे चिन्ह या प्रतीक जिनका उपयोग आप किस में करते हो, गणना में करते हो, वो क्या कहलाती है, संख्या। संख्या किससे मिलकर बनी होती है, अंकों से। संख्या किससे बनती है, अंकों से। और अंकों की कुल संख्या कितनी है, अंक होते क्या है, गणित की मूल इकाई। गणित की मूल इकाई क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 10 अंक होते हैं। पहले कौन से अंक आए, 1 से लेके 9 तक, और बाद में क्या आया, 0। 1 से लेके 9 तक के अंक कहां खोजे गए थे, अरब वासियों ने खोजा था। तो 1 से लेके 9 तक के अंक क्या कहलाते हैं, अरेबियन अंक कहलाते हैं। 0 की खोज कहां हुई, 0 का सिद्धांत किसने दिया,
आर्यभट्ट ने। और ये 0 से लेकर 9 तक के अंक को और किस नाम से जानते हैं? इंडो अरेबियन अंक कहते हैं। तो अंक की बात समझ आई कि नहीं? और संख्या की बात, तो अंक और संख्या में अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? अब बात करते हैं संख्या पद्धति की। थोड़ा सा किसकी बात करते हैं? संख्या पद्धति की, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो हम लोग जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं, संख्या पद्धति, देखो संख्या पद्धति का मतलब क्या है? संख्या की जो पद्धति है, जो तरीका है ना, उसे क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। संख्याओं को व्यवस्थित करने का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। नंबर का जो सिस्टम है, व्यवस्थित करने का तरीका है, जो पद्धति है। तो आपने बहुत सारे नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, बहुत सारी संख्या पद्धतियां पढ़ी होंगी ना। तो हम लोग जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं, जो हम लोग गणित में पढ़ेंगे, उस संख्या पद्धति का नाम क्या है? बताइए। हम लोग जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं, उस संख्या पद्धति का नाम क्या है? तो उसका नाम है दशमलव संख्या पद्धति। हम लोग जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? दशमलव संख्या पद्धति। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। आपने बाइनरी नंबर सिस्टम सुना होगा, बाइनरी संख्या पद्धति पढ़ा है कि नहीं? कंप्यूटर में जिसका यूज होता है, जिसमें केवल कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का नाम सुना है। ऐसे ही एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें कितने डिजिट यूज होते हैं? 8। समझ रहे हैं कि नहीं? और हम लोग कितने डिजिट यूज कर रहे हैं? 10। तो इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। ऐसे ही होता है हेक्साडेसिमल। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे बहुत सारी संख्या पद्धतियां हैं उनके अंकों के आधार पर। लेकिन हमें जो संख्या पद्धति पढ़नी है उसका नाम क्या है? दशमलव संख्या पद्धति। तो याद रखिएगा, हम लोग कौन सी संख्या पद्धति पढ़ते हैं? दशमलव संख्या पद्धति। और ऐसा क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसमें कुल कितने डिजिट यूज होते हैं? 10 डिजिट यूज होते हैं। तो दशमलव संख्या पद्धति। किसी को कोई समस्या है यहां तक? बताइए। हमारी संख्या पद्धति का नाम क्या है? दशमलव संख्या पद्धति है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी संख्या पद्धति में कुल कितने अंक यूज होते हैं? 10 अंक यूज होते हैं। नोट हो गया? इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक है? नहीं है? अब चलिए आगे चलते हम लोग। अब देखते हैं कि हमने जो संख्या पद्धति पढ़ी, तो संख्याओं के बारे में पढ़ा, और हमने किसके बारे में पढ़ा? अंकों के बारे में पढ़ा। और हमने कहा अंक गणित की मूल इकाई है, और उन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं, जिनका यूज हम किस में करते हैं? गणना करने में करते हैं। अब वो संख्याएं कैसे बनती हैं, हमें वो देखना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अगर हम बात करें संख्याओं की, तो आप जब गिनती शुरू करते हो तो कहां से करते हो? 0 से या 1 से? 1 से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि 0 एक अंक है। ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है? एक अंक है। तो 0 क्या संख्या नहीं है? 0 संख्या है या नहीं है? तो 0 संख्या नहीं है, 0 एक अंक है। और हमने सबसे छोटा अंक तो बोला नहीं, हमने क्या बोला? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक संख्या है या अंक है, तो एक संख्या भी है और एक अंक भी है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अंक में तो आपने पढ़ा ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, है ना? और डिजिट में भी और संख्या में भी, क्योंकि एक से आप चीजों को गिनते भी हो। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ ये जो 10 है, ये संख्या है कि अंक है? अब ये अंक नहीं है, अब ये क्या है? संख्या है। इसको अंक नहीं कह सकते, क्योंकि अंक कुल कितने होते हैं? 10। अंकों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये 2 अंकों की एक संख्या है। ये क्या है? तो ये है 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या है। ध्यान से समझना इस बात को।
अंक और संख्या में अंतर समझना। अगर मैं कहूं 9 क्या है तो आप कहोगे 9 अंक भी है और क्या है, संख्या भी है। लेकिन 10 केवल क्या है, एक संख्या है और 2 अंकों की एक संख्या है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब हमने कहा आपसे कि सबसे छोटा अंक बताओ, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, तो सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0। और यही मैं कह दूं कि बताओ सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है। समस्या है किसी को? क्योंकि कुल अंक 10 होते हैं, सबसे छोटा 0 होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा, 9 होगा। लेकिन अगर यही मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 1 है। क्योंकि गिनती कहीं से शुरू होती है तो कहां से होती है, 1 से होती है। तो पहला सबसे छोटा अंक यही है, सॉरी संख्या यही है। और अगर मैं ही कह दूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, नहीं, तो ये हो जाएगी अनंत। ठीक, सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट होती है। हाँ, अगर वहीं कह दूं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तब आप बताते 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, वो अलग की बात है। अगर मैं कोई अंक की क्राइटेरिया ना दूं, कोई भी अंकों का क्राइटेरिया ना दूं, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो बताओ इतनी बात आपको समझ आई या नहीं? अंक की बात करेगा फिक्स है 10 है, सबसे छोटा अंक 0 है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो संख्या सबसे छोटा कौन सा होता है, 1, और सबसे बड़ा इनफाइनाइट। सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट। 10 क्या है, एक संख्या है ना कि अंक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 9 की, तो अंक भी है और संख्या भी। अगर मैं कहूं 5 क्या है, अंक है या संख्या है, दोनों है। लेकिन 599 क्या है, संख्या है ना कि अंक है। हाँ, अगर मैं कहूं कितने अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की एक संख्या है। तो बताओ आपको क्या अंक और संख्या में अंतर समझ में नहीं आया? अब आपको समझ आना चाहिए कि कभी भी अंक और संख्या में अंतर क्या होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं कि अंकों से संख्याएं कैसे बनी है। हो गया नोट? चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। देखिए, अब अगर हम बात करें संख्याओं की, किसकी बात करें, संख्या की, तो जो संख्या है वो अभी हमने बताया कि आपको अंकों से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती है, अंकों से। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 1 अंक, संख्या तो होती है भाई। 1 अंक की भी संख्या होती है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक की होती है कि नहीं होती है? अब जब आप कोई संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संख्या, तो उसमें 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं। वो 2 मान कौन कौन से होते हैं? तो संख्या की अगर हम बात करें मान की, तो संख्या के 2 मान होते हैं। एक होता है इसका स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। स्थानीय मान और दूसरा कौन सा होता है इसका, जातीय मान होता है। या इसी जातीय मान को इसका आंकिक मान भी कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। पहले इसको समझ लो, फिर लिखवा देते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। ठीक, देखिए, जैसे आप कोई संख्या बोलते हो, मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कहा कि 715 लिखो या 7312 लिखो। कितना लिखो, 7312। आपने बच्चे से कहा कि बेटा आप एक काम करो, बताओ 7312 लिखो। तो उसने क्या किया, 7000 लिख दिया, 300 लिख दिया और 12 लिख दिया। सही लिखा है, गलत लिखा है? भाई सही तो लिखा है, 7000
312 गलत है? पक्का? क्यों गलत है? क्योंकि उस बच्चे को स्थानीय मान और जातीय मान का ज्ञान नहीं है। जब आपने कहा कि 7000, तो आप ये नहीं करें कि 7 पूरा 1000 लिखना है, वो आप बता रहे हैं कि जो 7 है वो 1000वें स्थान पर है। 7 कहां है? 1000वें स्थान पर। अब आपने देखो 2 शब्द यूज किए, पहला 7 और दूसरा 1000। तो जो 7 है उसी को बोलते हैं आंकिक मान। 7 को क्या बोलेंगे? आंकिक मान या जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है किसी भी अंक का जो खुद का मान होता है, किसी अंक का जो खुद का मान होता है, या उसको आंकिक मान बोलते हैं। जैसे अच्छा, कुल अंक कितने हैं? 10 अंक हैं, तो जातीय मान हर अंक का अपना अपना होगा कि नहीं? जैसे 0 का जातीय मान क्या होगा? 0, 2 का, 5 का, 7 का। अब वो किसी भी संख्या में हो, चाहे 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 10 अंक की हो। यहां ध्यान दो, ठीक है? समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा तो यहां ध्यान दो, और ना आ रहा तो और कोशिश किया जाए, पर उधर भटकना नहीं है। क्योंकि जो चीजें समझा रहे हैं अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी आपको चीजें समझ आएंगी, और आज आ गई तो आ गई, अन्यथा वो चीजें पीछे छूटती जाएंगी। फिर आपको जीवन भर फिर कभी दोबारा पढ़ोगे तो भले समझ आ जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो चीजें क्लास में चलती हैं उन पर एकदम पूरा दिमाग लगा के बैठा करो, और टीचर के शब्दों पर फोकस किया करो कि टीचर ने कौन से शब्द बोले। जातीय मान बोला, आंकिक मान बोला, आंकिक मान के बाद क्या बोला, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब एक बार में चीजें आप ऑब्जर्व कर लोगे तो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गणित है, रट के नहीं आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। गणित समझ के ही आती है, और जिसको गणित समझ में नहीं आती है उनके लिए गणित फिर कभी समझ में नहीं आती है, फिर उनके लिए एक कठिन विषय हो जाता है। समझ रहे हैं? जबकि गणित से आसान विषय और कोई भी नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को सिर्फ समझ लेना है और अप्लाई कर देना है, चाहे कितना भी घुमाए फिराए। समझ रहे हो? जीएस में है, हिंदी में है, चीज़ें चेंज होंगी तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, बस डाटा चेंज हो जाएगा। जहाँ 2 लिखेगा वहाँ 5 लिख देगा, बस इतना ही कर सकता है। तो गणित से आसान कुछ नहीं है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो फोकस करिएगा यहाँ पे, इधर उधर नहीं देखना। चलिए फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मार्ग भटक गए थे हम लोग, है ना? ध्यान से सुनो। जब आपने कहा 7312 लिखो, तो जब आपने कहा 7000, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबसे पहले आप कौन सा साउंड यूज कर रहे हो? 7, उसके बाद 1000। तो जो 7000 है वो 7 बताता है आंकिक मान को। किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए जो सबसे पहले आप यूज करते हो शब्द ना, वो बताता है उसके आंकिक मान को, और उसके बाद क्या बताता है? उसका स्थानीय मान को। और हमने क्या कहा? आंकिक मान क्या होता है? तो हमने क्या कहा कि आंकिक मान किसी संख्या का खुद का मान होता है। जाति मान, जाति का मतलब क्या है? जो आपको दिख रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये लड़की जाति के हैं और आप अब तो पता नहीं किस जाति के हैं। चलो यहां ध्यान दो, क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो जो दिखता है वही उसकी जाति होती है कि नहीं? तो अगर एक ऐसे लिखा है तो एक का जाति मान कितना होगा? 1। इसी को आंकिक मान कहते हैं। आंकिक मतलब एक अंक है कि नहीं? और अंक का खुद का मान ही आंकिक मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कभी चेंज नहीं होता। 1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 6 का। और कुल मिला के डिजिट कितने हैं? कुल डिजिट कितने हैं? तो बस 10 डिजिट का आंकिक मान वही खुद खुद का मान होगा बस। तो वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां तक समझ में आया है? समझ लो, लिखवा दे रहे हैं आपको, ठीक? बात करेंगे किसका? तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो डिजिट है वो संख्या में किस प्लेस पे है। अब उसको लिखना था 7312, तो उसने ऐसा लिखा, जबकि ये क्या है आपका? गलत है। लिखा जाएगा 7312। अब आप चेक करोगे तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, और ये 1000 का स्थान है। समझ आई बात? अब जब आप फिर से साउंड करो, देखो 7000, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे 7000। 7 का स्थानीय मान क्या होगा?
7,000, क्योंकि आप खुद करे हो 7,000, तो 7 किस स्थान पे है? 1000वें स्थान पे, तो उसका स्थानीय मान 7,000 होगा। क्लियर है? और कह दो इस 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। ऐसे ही 300, तो 3 का स्थानीय मान कौन सा है? 300, क्योंकि 3 सैकड़े के स्थान पे होगा कि नहीं? बोलिए। और 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। ऐसे ही 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 10। 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 10, क्योंकि ये किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। समझ रहे हो? अगर 1 का जातीय मान पूछ लूं तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्थानीय मान और जातीय मान भी 2। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो इकाई अंक पे डिजिट होता है, कहां पे? इकाई अंक पे क्या होता है? डिजिट अंक होता है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होता है। क्योंकि जातीय मान तो ठीक है और स्थानीय मान मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होगा? 2 ही होगा। क्लियर है? अब मैं सारी बातों को एक बार में बताता हूं। संख्या जब भी लिखते हो तो कितने मान होते हैं? 2, स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान क्या बताता है? अंक के खुद के मान को। अंक के खुद के मान को क्या कहते हैं? जातीय मान। और स्थानीय मान अंक किस स्थान पे, और यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संख्या। और आप देख रहे हो कि क्या आपने संख्या लिखी? 7312। तो अगर आपसे पूछे कि संख्या के कितने मान होते हैं? 2। कौन कौन से? और जातीय मान। जातीय मान क्या बताता है? आंकिक मान को बताता है कि 5 बोला कि 7 बोला कि 8000 बोला तो 8 बोला, ये सारे क्या हैं? क्या है ये? आंकिक मान है। और स्थानीय मान क्या बताता है? हाँ, संख्या में अंक के स्थान के मान को। क्योंकि संख्या होगी कई सारे अंकों की होगी, तो वो अंक किस स्थान पे है? इकाई स्थान पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है कि हजारवें स्थान पे, किस स्थान पे है? ये कौन बताता है? स्थानीय मान। और संख्या कौन सी है वो कौन बताता है? तो आप हेडिंग लगाओ, दोनों लिख लो, इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। तो लिखिए जरा, लिखिए संख्या के 2 मान होते हैं। संख्या के कितने मान होते हैं? 2। लिख लीजिएगा, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। लिखिए स्थानीय मान में, स्थानीय मान हेडिंग लगाइए। किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी अंक के, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के मान को, अंक के स्थान के मान को, मतलब वो अंक किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़े वो सब चीजें, ठीक है। किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के मान को उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। उस अंक का क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। उस अंक का क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है, ठीक। जिसको आप क्या बोलते हो? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान। स्थानीय क्या बताता है? किसी संख्या में, अब संख्या में है तो भाई संख्या कई सारे अंक की हो सकती है कि नहीं? तो किसी संख्या में किसी अंक, किसी अंक की स्थिति, स्थिति या स्थिति या स्थान ही लिख लो, क्या दिक्कत है। किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के मान को, किसी अंक के स्थान के मान को क्या कहते हैं? स्थानीय मान। अब स्थानीय मान निकलता कैसे है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो संख्या इकाई अंक पे होगी उसका गुणा किससे होगा? 1 से। जो दहाई पे होगा उसमें 10 से, सैकड़े वाले में 100 से, हजार वाले में 10,000 वाले में 10,000 से, लाख वाले में लाख से। समझ रहे हैं कि नहीं? और आप जब साउंड करते हो, जब पढ़ते हो तो खुद ही बोलते हो 5 लाख 7,000, तो 5 का 5 लाख, 7 वाले का 7,000, 300 तो 3 वाले का सैकड़े पे आ जाएगा।
जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं, ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, 75,132, 75,132। तो अगर मैं कहूं कि बताओ इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे 70,000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसमें गुणा किससे होगा, 10,000 से, तो हो जाएगा 7 गुणे 10,000, तो आ जाएगा कितना, 70,000। कोई दिक्कत है, बोलिए। ऐसे ही अगर मैं कहूं 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणे 1000, क्योंकि 5 हजारवें स्थान पर है। समझ नहीं आया, बोलिए। अगर मैं कहूं 1 का तो 100, 3 का और इस 2 का कितना होगा, 2, 2 गुणे 1। कोई दिक्कत है किसी को, स्थानीय मान निकाल लोगे, बोलिए। आपको ये देखना है कि वो किस प्लेस पे है, गुणा उतना कर देना। इकाई पे है तो 1 से, पे तो 10, सैकड़े पे है तो 100 से, हजार में पे तो 1000 से, 10,000 में पे तो 10,000 से। तो नोट कर लो इसको एग्जाम्पल, फिर मैं आपको कुछ सवालें देता हूं, आप करिए, फिर जाति मान पे चलेंगे। नोट कर लीजिए भाई। समझ आ रही है गणित, बोलिए। ना आए तो बताइएगा, जहां पे जो चीजें समझ नहीं आए। हो गया, एक आध दो सवाल दें, लिखिए। तेरह हजार 459 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तेरह हजार 459 में, ठीक है, किसका स्थानीय मान निकालना है, 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो निकल जाएगा, कितना आएगा, 400। कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि कौन सी बात कर रहा है, 4 की। तो आप लिखोगे 13, 4, 5, 9, 459। अब आप खुद ही देखोगे तो साउंड वैसे भी कर रहा है, 13,400, तो 4 सैकड़े के स्थान पे है। और अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आपको लिखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे है कि नहीं, तो आप लिखोगे 4 गुणे 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 400। और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है, बोलिए। नहीं है, तो ऐसी सवालें आएंगी तो हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं कह दूं बताओ इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3,000। 5 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान 9 ही रहेगा। कोई डाउट, तो यहां से कुछ सवालें ऐसे आएंगी तो आप स्थानीय मान निकाल लोगे। अब क्या होता है, कभी कभी दशमलव वाली संख्या दे देता है और उसका स्थानीय मान पूछता है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि चलो बताओ 1.5, क्या लिखा है, 1.5 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 होगा, नहीं होगा 5। हाँ, ध्यान देना इसी बात को। देखो हमें पता है कि अगर 15 लिखा होता, कितना लिखा होता, और कहता 5 का स्थानीय मान, तो मैं कहता 5 होगा, और 1 का स्थानीय मान 10 होगा, क्योंकि ये दहाई पे है और ये इकाई पे है। दशमलव में संख्याएं कब लिखी जाती हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दशमलव में संख्याएं तब लिखी जाती हैं जब उनका मान 1 से कम हो जाता है। किससे कम होता है, दशमलव में संख्याएं तभी लिखी जाती हैं जब उसका मान किससे कम होता है, 1 से। 1 से ज्यादा हो तो पूरी संख्या है, या पूर्ण संख्या से जितना भी कम ज्यादा होता है उसी को तो दशमलव में लिखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं, आपने हमेशा पढ़ा होगा, जब भी आप बचपन से गणित सीखते आए हैं और जब भी आप यूज करते हैं गणित को, संख्याएं बोलते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब टीचर संख्याएं बोलता है और दशमलव वाली संख्याएं बोलता है, तो जहां से वो दशमलव बोलता है वहां से वो डिजिट में बोलना शुरू कर देता है कि नहीं,
कभी नोटिस किया होगा अगर लिखना है उसे 415 दशमलव तो बोलता है 73 या 72। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 415.72, ऐसा सुना है आपने? अगर वैसा बोल रहा था तो समझ लो बाई मिस्टेक बोल रहा था, गलत बोल रहा था। जब भी दशमलव वाली संख्या लिखी जाती है तो पूरी संख्या नहीं बोली जाती है। आपने हमेशा सुना होगा 415.72, ऐसे बोलते हो कि नहीं? बोलते हैं या नहीं बोलते? इसका मतलब ये पूरी संख्या नहीं बना पा रहा है, अलग अलग अंक बोले जाते हैं कि नहीं? अब अलग अलग बोले जाने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि पूरी संख्या नहीं बन रही है। तो अगर मैं कहूं कि इकाई अंक इसका कहां से शुरू हो रहा है, तो इकाई अंक कहां से शुरू हो रहा है? संख्या का इकाई अंक कहां से शुरू हो रहा है? 5 से, ना कि 2 से। क्योंकि आपने संख्या क्या बोली थी, जरा पढ़ो। 415 ऐसा पढ़ा था ना, कि आपने ऐसा पढ़ा था 41,572 पढ़ा क्या था संख्या? 415.72। इसका मतलब 72 अलग है, संख्या केवल क्या लिखी है? तो अगर संख्या का इकाई अंक में निकालूंगा तो संख्या का इकाई अंक 5 मिलेगा या 2 मिलेगा? 5 मिलेगा। इसका मतलब दशमलव के इधर वाली संख्या नहीं होती, वो डिजिट में होती है। संख्या वास्तव में यहीं तक होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और संख्या का जो पहला अंक होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। बोलिए भाई। और उसमें गुणा किससे होता है? 1 से। तो अगर मैं कहूं कि बताओ इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5, 1 का क्या 10, और इस 4 का क्या होगा? 400। इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात क्या है? लेकिन ये 7 का और 2 का क्या हुआ फिर? तो 7 अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है 0.7, आगे जो संख्या वो तो है ही है, लेकिन क्या लिखा है? 0.7। और जब 0.7 को आप भिन्न में बदलोगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे हम दशमलव और भिन्न चैप्टर ही है आपका, आपके सिलेबस में ही है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। 0.7 को जब आप भिन्न में बदलोगे तो आपने पढ़ा होगा कि जब दशमलव हटता है तो बटे में कितना लिखा जाता है? 10। एक अंक पे दशमलव होता है तो कितने हैं? 10। तो इसको अगर आप लिखोगे 0.7 को तो आप लिखोगे 7/10। तो यही तो उसका स्थानीय मान है। इसका मतलब 7 का 10वां भाग ही वहां पे लिखा गया है। इसको बोलते हैं दशांक। क्या बोलते हैं? दशांक। जैसे इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं दशांक, क्योंकि दशमलव के फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, दशमलव के बाद पहला अंक है कि नहीं? अगर इसको हम संख्या के रूप में व्यक्त करें, भिन्न को, सॉरी दशमलव को अगर हम भिन्न के रूप में व्यक्त करें या भिन्नात्मक संख्या के रूप में व्यक्त करें तो आप क्या लिखते हो? 7/10। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे 7/10 होगा। क्या होगा? 7/10। नहीं समझ आई बात? आई या नहीं आई? अब बात करें हम अगर इस 2 की, किसकी बात करें? 2 की। तो 2 देखो दशमलव के कितने अंक के बाद है? दूसरा अंक है कि नहीं? अगर इस 7 को आप इग्नोर मारोगे तो आपको देखोगे कि 0.0 ऐसे लिखा है कि नहीं? या 7 भी लिखा है। अगर मैं केवल 2 पे फोकस करूं, किस पे फोकस करूं, और इसको मैं दशमलव समलव सब हटाऊं तो 2 बटा कितना लिखोगे? 100 लिखोगे कि नहीं? क्योंकि दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो 2 बटा कितना लिखोगे? तो इसका तो स्थानीय मान यही हुआ। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2/100। समझ में क्या आया? मैं आपको समझाता हूं। दशमलव के आगे बाईं ओर संख्याएं जो लिखी होती हैं, बाईं ओर इधर, वो सारी तो इकाई, दहाई, सैकड़े होती हैं, उनका आप अच्छे से जानते ही हो। लेकिन अगर दशमलव के दाहिनी तरफ पहले अंक का स्थानीय मान बटे 10 कर देना है, दूसरे वाले को बटे 100, और तीसरे वाले को बटे 1000, चौथे वाले को बटे 10,000, 1,00,000, ऐसे कर देंगे। समझ में बात नहीं आई? आई या नहीं आई? तो सामान्य संख्याओं का तो दशमलव वाले के सामान्य संख्याओं का तो स्थानीय मान आप आराम से निकाल सकते हो। अगर दशमलव वाला रहे तो बटे 10 बटे 100 बटे 1000 गुड़े 10 गुड़े 100 गुड़े 1000। तो अब स्थानीय मान में कोई समस्या तो नहीं होगी। चलो एक सवाल लिखो और इसको नोट कर लो, पहले इसको लिख लो ऐसे और इसका बना लो दशमलव में। एक सवाल देते हैं फिर चलते हैं जाति मान की तरफ। हो गया? चलो एक सवाल मैं देता हूं आपको।
और मैं कह रहा हूं इस 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? इस 6 का क्या बताना है आपको? स्थानीय मान बताना है। तो बताइए 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6/10,000। बहुत अच्छा, अब समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना। बटे 10 बटे 100 बटे 1000, तो बटे कितना हो जाएगा? 10,000। तो इसका स्थानीय मान आएगा 6/10,000, और यही इसका क्या है? आंसर है। यही इसका आंसर है, स्थानीय मान है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को समस्या हो तो बताओ। अगर मैं पूछ लूं कि इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3/10। इस 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 10। अब आपको स्थानीय मान में कोई समस्या नहीं आएगी। दो ही प्रकार से बनते हैं, एक आपकी पूर्ण संख्याओं का और एक दशमलव संख्याओं का। दशमलव वाले में आपको पता है बटे 10 बटे 100 बटे 1000, और ये इतनी बात कर देंगे। कोई समस्या है? अब हेडिंग लगाओ जातीय मान। जातीय मान या इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू या आंकिक मान। जातीय मान या आंकिक मान। जातीय मान या आंकिक मान। हो गया? लिखो, किसी संख्या में किसी अंक के किसी अंक के स्वयं के मान को, स्वयं के मान मतलब समझ रहे हो ना, जो उसकी खुद की वैल्यू है, या आंकिक मान को, स्वयं के मान को या आंकिक मान को, उसका जातीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक के स्वयं के मान को या उसके आंकिक मान को क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। और आपको पता है कि अंकों को बनाने के लिए कुल कितनी संख्याओं का यूज हुआ था? कितनी संख्याएं थी? और संख्या पद्धति कौन सी है हमारी? नाम ही इसीलिए पड़ गया दशमलव संख्या पद्धति। तो 10 ही अंक हैं, और उन 10 के 10 अंक का जातीय मान वही 10 का फिक्स है। 0 का जातीय मान, 5 का, 9 का। हो गया। अब किसी संख्या में अगर बोल दें तो लिख लो, 5 का जातीय मान बताओ। पांच का जातीय मान क्या होगा? 5 होगा। तो जातीय मान में तो समस्या ही नहीं है। उसका आंकिक मान या खुद का मान ही क्या कहलाता है? उसका जातीय मान कहलाता है। तो अब आपको स्थानीय मान और जातीय मान में समस्या है? नहीं है। चलिए मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे, उसके बाद जैसे मैंने यहां लिखा 7012, क्या लिख दिया? और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा? जी आपसे 7000। भाई आप खुद ही बोल रहे हो 7012, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए भैया इस 7 का जातीय मान क्या होगा? फेस वैल्यू। 7 का जातीय मान या फेस वैल्यू क्या होगा? हाँ आप ही 7 ही होगा। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए। लेकिन अगर मैं इस 0 की बात करूं, इस 0 का स्थानीय मान बताओ पहले। 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, और जातीय मान तो 0 है ही है। स्थानीय मान 0 क्यों हुआ? क्योंकि जब आप बोलते हो तो बोलते हो 7000 और सीधा 12 बोले कि नहीं। और आपको पता है कि यहां गुणा होगा 100 से। गुणा किससे होगा?
लेकिन हमें यह भी पता है कि 0 से जब भी किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान कभी चेंज नहीं होता, वो किसी भी स्थान पर हो। तो स्टार पॉइंट करके लिख लो कि 0 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होता है, निश्चित होता है। समझ रहे हैं, बोलिए। तो जातीय मान और स्थानीय मान दोनों फिक्स होता है, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, 1000वें स्थान पे हो या इकाई स्थान पे, रहेगा उसका स्थानीय मान 0 और जातीय मान तो 0 होता ही। तो आज आपको समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत यहां तक? तो एक बार देख लो कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है भाई, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि हम कल इसी के आगे फिर शुरू कर सकें। देखो एक बार 2 मिनट लगेगा, समझ लो। हमने पहला काम तो क्या देख लिया, सिलेबस। सिलेबस में आपने लिख लिया होगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और आज हमने पहला चैप्टर ही क्या शुरू कर दिया, संख्या पद्धति शुरू कर दिया। फिर संख्या पद्धति में हमने आपको पूरा का संख्याओं का ओवरव्यू दिया कि जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, वास्तविक और काल्पनिक। फिर काल्पनिक संख्या तो आपके सिलेबस में है नहीं, उसमें आयोटा वगैरह आता है, आई वगैरह आता है, जो माइनस में रूट में रहता है। बात आती है किसकी, जिनको संख्या रेखा पर, उसे क्या कहते हैं, कितने प्रकार की, कौन कौन सी, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय किसको कहते हैं, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, हर 0 ना हो और इसको ना लिखा जा सके। फिर ये बहुत सारी संख्याएं बनाएंगी, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिपूर्ण संख्या, बहुत सारी संख्याएं, उनको हम चर्चा करेंगे। फिर हमने बात करी कि अगर हमें संख्याएं पढ़नी है तो पहले हमें पता तो हो कि संख्या क्या होती है। तो हमने आपको समझाया कि संख्या क्या है, तो हमने कहा वे चिन्ह या प्रतीक जिनका उपयोग किस में किया जाता है, गणना में या गिनती में किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। लेकिन संख्या बनती किससे है, अंकों से। और अगर अंकों से बनती है तो अंक क्या होते हैं, तो गणित की मूल इकाई ही क्या कहलाते हैं, अंक। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक। सबसे पहले कौन से अंक खोजे गए, 1 से लेके 9 तक। कहां खोजे गए, क्या कहते हैं, 0 की खोज कहां हुई, 0 का सिद्धांत किसने दिया, और इन अंकों को और किस नाम से जानते हैं, इंडो अरेबियन अंक, याद है ना। फिर हमने बात करी संख्या पद्धति की, तो हम कह रहे कि आपकी जो संख्या पद्धति है उसका नाम क्या है, दशमलव संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति आप पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कुल कितने अंक यूज होते हैं, 10 अंक यूज होते हैं। फिर हमने कहा कि जो संख्या और अंक में अंतर क्या है, हमने कहा अंक केवल सिंगल होता है और संख्या एक से अधिक अंकों की होती है, एक अंक की भी हो सकती है। जैसे 9 की बात करें तो 9 क्या है, और अंक भी है, लेकिन 10 क्या है, संख्या है, केवल संख्या है। लेकिन अंक की बात करेंगे तो 2 अंकों की एक संख्या है। अगर हम कहें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 सबसे छोटी संख्या, लेकिन सबसे छोटा अंक, क्योंकि 0 एक संख्या नहीं है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अनंत है। तो इसकी बात हो गई थी हमारी। फिर हमने बात करा कि संख्या को जब आप लिखते हो या संख्या बनाते हो तो कितने मान होते हैं, कौन कौन से, और जातीय मान। तो किसी अंक में जो अंक का खुद का मान होता है उसे, और अगर वो किस प्लेस पे है, अस्थामानी बताता। फिर हमने स्थानीय मान निकालने की विधियां बताई। स्थानीय मान के लिए आपको पता जो इकाई पे है उसमें 1 से गुणा, दहाई पे 10 से, सैकड़े में 100 से, और ऐसे ही करते जाएंगे। दशमलव वाली बात आएगी तो बटे 10 बटे 100 बटे 1000 कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पे समझ आया था ये। और उसके बाद हमने बात करी किसकी, जातीय मान की बात करी। अंक का खुद का या आंकिक मान क्या कहलाता है, उसका जातीय मान कहलाता है। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और 0 एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है। किसी को कोई समस्या यहाँ तक, इसको अपना नोट्स बना लेना, ऐसे ही लिख लेना, ताकि आपकी कभी आपको 1 महीने 2 महीने बाद कभी रिवीजन करने का मन करे या पेपर आने से पहले तो आपको मिल जाए। ठीक है, कल हम बात करेंगे आगे की, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, आज के लिए इतना है।